नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड डे। आज आज़ाद भारत के अनसुलझे अपराध श्रृंखला में अनसॉल्व्ड क्राइम्स ऑफ फ्री इंडिया की सीरीज में जिस अपराध की हम बात करने जा रहे हैं उससे नई पीढ़ी, यंग जनरेशन अपने आप को कनेक्ट कर लेगी। हालांकि अपराध कई दशक पहले घटा था। नई पीढ़ी इसलिए अपने आप को इससे जोड़ लेगी क्योंकि इस अपराध का संबंध देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़े कॉरपोरेट ब्रांड से है। ये ब्रांड जो आज भी घर घर में जाना और पहचाना जाता है, इसलिए निश्चित तौर पर मैं दो दावे कर सकता हूं। एक दावा ये कि नई पीढ़ी को, हमारे से बाद वाली जनरेशन्स को इस अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन वो अपने आप को निश्चित तौर पर इससे कनेक्ट कर लेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अपराध की गाथा की, इस अनसुलझे रहस्य के कहानी की। बात 1892 की है, 1892 की। कलकत्ता, जिसके को अब कोलकाता कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इस कोलकाता में 295 रुपये की छोटी सी धनराशि के साथ एक तंग गली के एक तंग से कमरे से एक कंपनी की शुरुआत की और यह कंपनी थी बिस्किट बनाने की। कुछ समय में ही उनका धंधा जम गया। कलकत्ता के एक वकील नलिन चंद्र गुप्ता जी ने कुछ सालों बाद इस कंपनी को इन अंग्रेजों से खरीद लिया क्योंकि ये अंग्रेज व्यापारी अपने मुल्क वापस जाना चाह रहे थे। 2019 में नलिन चंद्र गुप्ता ने, जो पेशे से एक वकील थे, उन्होंने अपने साथ एक अंग्रेज को इस कंपनी में शामिल किया जिनका नाम CH होम्स था और उनको अपना पार्टनर बनाकर इस कंपनी को एक नया नाम दिया। आज यह नाम भारत में ही नहीं, विश्व के 60 से अधिक देशों में अपनी पहचान बना चुका है। बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम है। पर डे में, प्रतिदिन की अपनी जिंदगी में हम इसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। नाम क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 6 बरस का जो समय था, द्वितीय विश्व युद्ध जो 6 वर्षों तक चला, 1939 से 1945 तक, इस कंपनी के लिए यह समय ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनकर आया। यानी कि इसका व्यापार ऐसे क्रूशियल समय में, आप इसे यूं समझिए कि कोरोना काल में सैनिटाइजर बनाने वाले और नाना प्रकार की इम्यूनिटी बूस्टिंग दवाई बनाने वालों का धंधा चमका है, उसी प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में इस कंपनी का धंधा जम के चमक गया क्योंकि युद्ध के समय सेना के लिए बिस्किट्स की बड़ी डिमांड बढ़ गई थी। इस कंपनी का कारोबार आज 128 बरस बाद, जब 1892 में एक कंपनी शुरू हुई थी, उसके 128 बरस बाद बिस्किट के बाजार में सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है। मात्र 295 रुपयों से शुरू हुई कंपनी का टर्नओवर वर्तमान में भारतीय मुद्रा के अनुसार 10,600 करोड़ के करीब है। सिने अभिनेता सलमान खान भारत में इस कंपनी के लिए ब्रांड मैनेजर रह चुके हैं। इन 128 सालों में इस कंपनी के मालिक कई बार बदले। आप जानते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शेयर्स का भारी लेन देन होता है और इस ढंग से कंपनीज का मैनेजमेंट बदल जाता है। इस कंपनी का भी मैनेजमेंट कई बार बदला। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं मालिकान कई बार बदले। 1985 के आसपास इस कंपनी का निजाम एक बार फिर से बदला था और आ गया एक भारतीय के हाथों में। आजाद भारत के अनसुलझे अपराध की श्रृंखला में आज इसी भारतीय की मौत की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऐसी मौत जिसे अधिकांश हत्या मानते हैं, ऐसी मौत जिसकी गूंज कई दफे भारत की संसद में गूंजी, ऐसी मौत जिसने राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी जेल और देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल का सच सामने लाने का कायम किया। और जिस व्यक्ति की ये मौत हुई वह व्यक्ति था
वही व्यक्ति जिसको 1985 में जिस कंपनी की मैं जिक्र कर रहा हूं उसका मालिक बनने का, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनने का मौका मिला था। इस व्यक्ति को इतनी ख्याति मिली थी कि भारत में इसको बिस्किट किंग के नाम से पुकारा जाता था। ये थे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजन पिल्लई। आप सब जानते हैं ब्रिटानिया के नाना प्रकार के प्रोडक्ट्स को प्रतिदिन हम घरों में उपयोग में लाते हैं। केरल के एक प्रतिष्ठित बिजनेस फैमिली के राजन पिल्लई 90 के दशक में उद्योग जगत के चमकते सितारे बन के उभरे थे। 1963 में अपने परिवार के कैश्यू नट्स के व्यवसाय से थोड़ी दूरी बनाकर राजन पिल्लई ने कुछ नया करने की ठानी और ये सिंगापुर चले गए। यहां इन्होंने आलू के चिप्स बनाने की एक कंपनी की शुरुआत की थी। राजन पिल्लई ने कुछ ही समय में सिंगापुर की जो औद्योगिक जगत था उसमें अपनी बड़ी पैठ बना ली। पिल्लई की मित्रता बॉम्बे डाइंग कंपनी के मालिक नुस्ली वाडिया साहब से थी। इन दोनों की दोस्ती के बहुत चर्चे हुआ करते थे। कहा जाता है कि नुस्ली वाडिया ने एक बार 1984 के आसपास राजन पिल्लई से बातचीत की, उनका सुझाव लिया और उनको यह जानकारी दी कि वर्ल्ड की फेमस ब्रिटानिया कंपनी भारत और पाकिस्तान के लिए अपने लिए नया पार्टनर तलाश रही है। वाडिया ने उन्हें यह भी बताया कि वे ब्रिटानिया कंपनी के साथ ये डील करने जा रहे हैं। ओवर एम्बिशियस राजन पिल्लई, महत्वाकांक्षी राजन पिल्लई ने वाडिया से मिली जानकारी का लेकिन अपने लिए उपयोग कर लिया। इधर नुस्ली वाडिया ब्रिटानिया कंपनी के मैनेजमेंट के साथ अपनी डील को फाइनल करने का प्रयास कर रहे थे तो सिंगापुर में पिल्लई दूसरे खेल में जुट गए थे। उन्होंने सिंगापुर में अपने मित्र और संरक्षक, मेंटोर जिसे कहा जाता है, एक कंपनी थी स्टैंडर्ड कंपनी, उसके मालिक एफ रॉस के साथ मिलकर ब्रिटानिया कंपनी के संग डील कर ली और ब्रिटानिया कंपनी को ही खरीद डाला। नुस्ली वाडिया जिस कंपनी के साथ केवल मार्केटिंग टाइप की बात सोच रहे थे, पिल्लई ने उसे अपने मेंटोर एफ रॉस के साथ खरीदा ही नहीं, उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन गए। मुंबई के बिजनेस सर्कल्स में इस डील के चलते पिल्लई और वाडिया के बीच पनपी दुश्मनी के कई किस्से कहे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति राजन पिल्लई की रहस्यमय मौत के पीछे भी इस दुश्मनी के तार जुड़ते हैं। बहरहाल राजन पिल्लई ब्रिटानिया कंपनी में काबिज होने के बाद बिस्कुट राजा नाम से विख्यात हो गए। 1989 आते आते पिल्लई 400 मिलियन यूएस डॉलर की 6 कंपनियों के मालिक बन बैठे थे। यदि आज के हिसाब से, डॉलर के मूल्य के हिसाब से उनकी संपत्ति का आकलन करूं तो 30 अरब रुपयों के वे कंपनियों के मालिक थे। लेकिन इसके बाद उनकी उड़ान में गिरावट आनी शुरू हो गई। एक तरफ गल्फ वॉर शुरू हो गई थी जिसके कारण सोने के भाव गिरने लगे थे। कई ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हुई जिससे कि राजन पिल्लई की कंपनियां नुकसान में आ गई। हालात इतने बगड़े कि पिल्लई लगभग कंगाल होने की नौबत तक पहुंच गए। उनके अपने मेंटोर और संरक्षक एफ रॉस से भी लड़ाई हो गई। एफ रॉस ने ब्रिटानिया कंपनी के बिहाफ में पिल्लई पर गबन का केस कर दिया और उनको ब्रिटानिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पद से हटा दिया। 1983 के मध्य में ब्रिटानिया कंपनी पिल्लई के हाथों से निकली और देखिए, इसे इत्तेफाक कहें, कॉरपोरेट वार कहें कि ये कंपनी इस बार हाथ आ गई नुस्ली वाडिया की। नुस्ली वाडिया इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। 10 अप्रैल 1995 को जो गबन का केस एफ रॉस ने अपने मित्र राजन पिल्लई पर लगाया था, सिंगापुर की अदालत ने उस पर चार्जेस फ्रेम कर दिए और 10 अप्रैल 1995 को यह तय हो गया कि इन चार्जेस के आधार पर राजन पिल्लई को आजीवन कारावास की सजा भी मिल सकती है। लेकिन एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ। इधर अदालत अपना निर्णय सुनाने वाली थी, उधर 11 अप्रैल 1995 को राजन पिल्लई हिंदुस्तान आ गए। जैसे ही उनके सिंगापुर छोड़ने की खबर आउट हुई, सिंगापुर की अदालत ने इंटरपोल की मदद ली और इंटरपोल ने राजन पिल्लई के खिलाफ
रेड कलर वारंट जारी कर दिया। रेड कोड वारंट उसे कहते हैं, उसे जारी कर दिया। 11 अप्रैल की सुबह भारत पहुंचने के बाद राजन पिल्लई अपने गृह राज्य केरल चले गए और वहां से उन्होंने एक लोकल कोर्ट से अपने लिए बेल ले ली और गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया। यहां पर एक अजीब सी बात हुई, शायद उसे अजीब सी कहा जा सके। केरल की अदालत ने, केरल की हाई कोर्ट ने अपनी ही लोअर कोर्ट के इस फैसले को उलट दिया और वो भी स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेकर, यानी कि स्वतः कॉग्निजेंस ली। इससे पहले सिंगापुर की एम्बेसी अप्रोच करती हाई कोर्ट को या कोई और पक्ष करता, अदालत ने, हाई कोर्ट ने स्वतः ही इस बेल को निरस्त कर दिया और राजन पिल्लई की गिरफ्तारी का आदेश दे दिए। 3 जुलाई 1995 को पिल्लई दिल्ली के प्रसिद्ध 5 स्टार होटल ली मेरिडियन से गिरफ्तार कर लिए गए। सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया और पिल्लई को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट के सामने 4 जुलाई को पेश किया। यहीं से एक बड़े षड्यंत्र की आशंका जन्म लेती है, भारी गड़बड़ियां होने लगती हैं जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाती हैं, एक ऐसा अपराध बन जाती हैं जिसका रहस्य आजाद भारत में आज तक नहीं सुलझ पाया है। सीबीआई के स्पेशल मजिस्ट्रेट एमएस मेहता ने सीबीआई की मांग पर 4 जुलाई को पिल्लई को जेल भेज दिया। जब वो अपना निर्णय सुना रहे थे तो पिल्लई के वकीलों ने बहुत विरोध किया और उन्होंने कहा कि श्री राजन पिल्लई न केवल एक बहुत प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं, ब्रिटानिया जैसी मल्टीनेशनल कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, बल्कि उनका स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब है। वकीलों ने यह बताया कि पिल्लई को लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है और वो उन्हें अगर समय पर सही डॉक्टरी ट्रीटमेंट ना मिले, दवाइयां ना मिले, तो उनकी हालत गंभीर हो सकती है। वकीलों ने जज मेहता के सामने सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी रखी जिनसे स्पष्ट होता था कि राजन पिल्लई कोई बहाना नहीं बना रहे हैं, अपनी गिरफ्तारी और जेल जाने के लिए कोई नया स्वांग नहीं रच रहे हैं, बल्कि वो लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। सीबीआई ने लेकिन इसका पुरजोर विरोध किया। यहां एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, सीबीआई अपने देश के घोटालों पर तो अपराधियों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई नहीं करती, लेकिन सिंगापुर में हुए किसी विवाद पर सीबीआई ने अनड्यू इंटरेस्ट दिखाया जो बाद में इस ओर इशारा करने लगा कि सीबीआई किसी के दबाव में थी। बहरहाल जज मेहता ने पिल्लई को जेल भेजते हुए 5 जुलाई 1995 को, यानी अगले दिन ही, इस मामले की सुनवाई का आदेश दिया। साथ ही जज ने तिहाड़ जेल के जेलर को स्पष्ट आदेश दिया कि पिल्लई को सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इतना ही नहीं, जज ने राजन पिल्लई की मेडिकल रिपोर्ट्स को देखते हुए उनकी बेल की एप्लीकेशन पर अगले दिन विचार करने के लिए तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट को यह आदेश दिया एक गोपनीय पत्र के जरिए कि इनकी पूरी मेडिकल जांच कराई जाए और अगले दिन यानी 5 जुलाई को जज के सामने रखा जाए ताकि ये समझा जा सके, ये तय किया जा सके वाकई राजन पिल्लई लिवर सिरोसिस से पीड़ित हैं या नहीं। यह गोपनीय पत्र लेकिन तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट के पास पहुंचा ही नहीं। तिहाड़ जेल जरूर पहुंचा, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के पास पहुंचा, लेकिन वहां से गायब हो गया। ना तो तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट के पास पहुंचा, ना जेल के चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास। अगले दिन 5 जुलाई को जज मेहता ने सुनवाई शुरू करी, लेकिन जैसा कि बाद में निकल कर आया, वे जज मेहता राजन पिल्लई के खिलाफ थे, बायस्ड थे। उन्होंने पिल्लई की शराब पीने की लत पर, उनकी राजाओं जैसी लाइफ स्टाइल पर कई टिप्पणियां की, जो कि ये माना जाता है एक न्यूट्रल पक्ष को, एक जज को नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पिल्लई के वकीलों की सारी दलीलों को खारिज कर दिया कि पिल्लई लिवर सिरोसिस के बीमार हैं। उन्होंने उस मेडिकल रिपोर्ट का भी वेट नहीं किया जो उन्होंने खुद ही आदेश दिया था, तिहाड़ जेल ने उनको भेजनी थी, और मैटर को अगले दिन 6 जुलाई के लिए पेंडिंग रख दिया। 6 जुलाई के दिन जब पेशी हुई तब भी कोई मेडिकल रिपोर्ट सीबीआई के वकीलों ने जज के सामने नहीं रखी, तिहाड़ जेल से जो आनी थी।
ना ही सीबीआई के वकीलों ने जज को यह बताया कि तिहाड़ जेल के डॉक्टर्स ने कहा है उनके पास लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी को ट्रीट करने का कोई उपाय नहीं है। इतना ही नहीं, जब पहले दिन 4 जुलाई को राजन पिल्लई, जो कि इंटरनेशनल फेम के एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उनको जब तिहाड़ जेल भेजा जाता है तो सारे नियम कानूनों को ताक में रख दिया जाता है। अमूमन जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो हर कैदी के साथ होता है, चाहे वो अंडर ट्रायल हो चाहे सजा याफ्ता हो, जब वो तिहाड़ जेल या किसी भी जेल में पहुंचता है तो पहले उसे एक विशेष वार्ड में रखा जाता है जिसे मुलाहिजा वार्ड कहते हैं। मुलाहिजा वार्ड में उसका पूरा मेडिकल चेकअप किया जाता है। राजन पिल्लई का कोई मेडिकल चेकअप 4 जुलाई को नहीं हुआ। 5 जुलाई को भी अदालत गए राजन पिल्लई, जब वापस आए तब भी उनका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। 6 जुलाई को भी राजन पिल्लई का मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, जो कि ग्रॉस वॉयलेशन है या एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है कि जेल में उनका मेडिकल चेकअप, जो एक रूटीन प्रोसेस है, वो नहीं किया गया। 6 जुलाई को भी और 5 जुलाई को भी पेशी के समय राजन पिल्लई बेहद बीमार नजर आ रहे थे, लेकिन 6 जुलाई को जज मेहता ने उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज करके 11 जुलाई तक उन्हें जेल में भेज दिया। 6 जुलाई के दिन भी, जैसा मैंने आपको बताया, उनका कोई मेडिकल नहीं हुआ और उनको तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रख दिया गया। यहां पर पिल्लई की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। अपनी जेल यात्रा के तीसरे दिन 7 जुलाई की सुबह उनको तेज बुखार हो गया। जेल के डॉक्टर हीरालाल ने सरसरी तौर पर, रूटीन तौर पर एक भीड़ में, ढेर सारे कैदियों की भीड़ में उनकी भी जांच करी और उन्हें सामान्य पैरासिटामोल टाइप्स की टैबलेट दे दी बुखार को कम करने के लिए। 7 जुलाई की शाम जब पिल्लई के वकील उनसे मिलने पहुंचे तो पाया पिल्लई बोल नहीं पा रहे थे, उनकी बॉडी में सूजन आ गई थी और उन्हें 104 से 105 डिग्री बुखार था। वकीलों ने हल्ला मचाया, जेल अधीक्षक से मिले, नियमों का हवाला दिया और उनसे कहा कि नियम कहते हैं कि इतनी गंभीर अवस्था में यदि कोई कैदी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कहता है, तो उसको तत्काल किसी भी नजदीक के प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता है। जेल अधीक्षक ने लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इनको सरकारी हॉस्पिटल दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में शिफ्ट करेंगे। गंभीर रूप से लिवर सिरोसिस के पेशेंट के लिए तिहाड़ जेल में जेलर एक अदद एम्बुलेंस नहीं मंगा सके। 1 घंटा एम्बुलेंस को बुलाने में लगा और जो एम्बुलेंस आई वो एक टूटी फूटी मारुति वैन थी, जिसमें स्ट्रेचर रखने तक का स्थान नहीं था, जिसमें यह स्थान भी नहीं था कि मरीज को लेटाया जा सके। एक खरबपति आदमी, 30 खरब का व्यापार करने वाला आदमी, उसके उस वैन में रखकर उसको स्ट्रेचर में, वैन का जो कंपार्टमेंट था उसमें रखकर उनको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचाया गया। जब वो अस्पताल पहुंचे, उनके मुंह से खून निकलने लगा था, बॉडी पूरी स्वेल कर गई थी। 6:10 में एक टूटी फूटी जेल एम्बुलेंस में उनको दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया। आधा घंटा से 45 मिनट लगे और जब 7 बजे के करीब वो वहां पहुंचे तो काफी समय केवल कागजी खाना पूर्ति करने में बर्बाद हुआ, जो कि अस्पतालों में होता ही होता है। इतने सीरियस पेशेंट को सीधे ना तो रेस्पिरेशन सिस्टम दिया गया, ना और कोई सुविधा दी गई, कागज भरे गए। और जब उनको फाइनली ट्रीटमेंट देना शुरू किया तो डॉक्टर्स ने पाया उनका ब्रेन डेड हो चुका था। 8:15 7 जुलाई की शाम उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और 8:30 बजे राजन पिल्लई को मृत घोषित कर दिया। पिल्लई की मौत से बड़ा हाहाकार मचा। 27 जुलाई को, यानी कि मौत हुई है 7 जुलाई को, 20 दिन बाद इतना हाहाकार मचा कि 27 जुलाई 1995 को तत्कालीन दिल्ली सरकार ने, इसमें मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस मामले की न्यायिक जांच कराने की घोषणा की और हिमाचल प्रदेश की रिटायर्ड चीफ जस्टिस लीला सेठ आयोग का गठन कर दिया।
इस आयोग की जांच में लेकिन पूरा सच सामने नहीं आ पाया। सच आधा आया और वो आधा सच था। जांच आयोग ने पाया कि अस्पताल तिहाड़ जेल में बहुत सारी गड़बड़ियां की गई। इस पर्टिकुलर केस में आयोग ने यह भी पाया कि तिहाड़ जेल में एम्बुलेंस जैसी और डॉक्टर्स जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र की बाबत लीला सेठ आयोग कोई निर्णय नहीं दे सका। पिल्लई की मृत्यु के बाद नाना प्रकार के षड्यंत्रों की बात उठी। सीबीआई की भूमिका भी संदेह की जद में आ गई। ये बड़े पैमाने पर राजन पिल्लई के मित्रों ने कहना शुरू किया ये एक कॉरपोरेट वॉर का पूरा ड्रामा था, पूरा षड्यंत्र था। कई प्रश्न उठे, उन प्रश्नों पर गौर कीजिए। 4 जुलाई 1995 के दिन तिहाड़ में नियमानुसार पिल्लई को मुलाहिजा वार्ड में क्यों नहीं रखा गया और उनकी मेडिकल जांच क्यों नहीं हुई। 5 जुलाई को तिहाड़ जेल ने एक पत्र सीबीआई को दिया था जिसमें स्पष्ट लिखा था कि लीवर सिरोसिस के मरीज को जेल के डॉक्टर्स ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ये पत्र 5 जुलाई को जब बेल के लिए सुनवाई हो रही थी सीबीआई ने जज को क्यों नहीं दिया। तिहाड़ भेजते वक्त 4 जुलाई को जज ने जो गोपनीय लेटर जेल सुपरिंटेंडेंट को लिखा था कि पिल्लई की पूरी मेडिकल जांच कराई जाए, वो पत्र कहाँ गायब हो गया कैसे गायब हो गया। इतना ही नहीं, 6 जुलाई को पिल्लई की जमानत याचिका रद्द करते समय जज अपने ही आदेश को कैसे भूल गए कि उनको तिहाड़ जेल से एक मेडिकल रिपोर्ट आनी है। मेडिकल जांच रिपोर्ट के बगैर ही उन्होंने याचिका खारिज कर डाली। स्पेशल जज एमएस मेहता सीबीआई की दलीलों से ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने पिल्लई के वकीलों द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट्स को क्यों तवज्जो नहीं दी, यह भी एक अनसुलझी पहेली है। दीनदयाल अस्पताल में जब पिल्लई को लेकर तिहाड़ की एम्बुलेंस पहुंचती है तो 10 मिनट का महत्वपूर्ण समय इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए क्यों कागजी खाना पूर्ति में व्यर्थ किया गया। मैंने उस समय के मीडिया रिपोर्ट्स को देखा। इंडिया टुडे में डॉक्टर नरेश त्रेहन जो तब स्कॉट्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे और अरब वेदांता के चेयरमैन हैं अस्पताल के, उन्होंने कहा था कि ऐसी अवस्था में मरीज को जिसका बहुत खून बह रहा हो उसको तत्काल सेंक्स्टन ट्यूब के जरिए खून को रोकने के लिए और पेट से खून साफ करने के लिए तत्काल ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और उसे कृत्रिम सांस में रखा जाता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम सपोर्ट सिस्टम में। पिल्लई के साथ ये प्रोसीजर नहीं हुआ। 8:15 में पिल्लई की मौत हो गई। पिल्लई की पत्नी का कैरेक्टर भी बड़ा अजीब निकल कर आया। नीना पिल्लई ने उनकी मौत को एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बताकर सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्री प्रेम कुमार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया जिसे सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने सीबीआई की अपील खारिज करी तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई। जनवरी 19, 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई की अपील को खारिज करते हुए आदेश दिया कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो। इसके बाद जांच हुई या नहीं हुई कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सीबीआई को जांच का पहला आदेश दिल्ली के सीएमएम प्रेम कुमार ने दिया, फिर हाईकोर्ट ने दिया, फिर 19 जनवरी 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। केवल ये दस्तावेज मिलते हैं कि सीबीआई ने इस जांच को करने के लिए एफआईआर दर्ज कर ली। उसके बाद गूगल बाबा में, अन्य लीगल रिकॉर्ड्स में, लीगल वेबसाइट्स में कहीं कुछ पता नहीं चलता कि सीबीआई जांच यदि हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो उसके निष्कर्ष क्या थे। मैंने बहुत तलाशने का प्रयास किया और मेरी तलाश जाकर रुकी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली श्री प्रेम कुमार के पास, जिन्होंने पहली सीबीआई जांच का आदेश दिया था। जस्टिस प्रेम कुमार रिटायर हो गए हैं और अब दिल्ली में वकालत करते हैं। मैंने उन्हें फोन से संपर्क साधा और उनको बताया कि मैं इस केस पर काम कर रहा हूं, इस स्टोरी पर काम कर रहा हूं। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वो इस समय बीमार चल रहे हैं और मुझसे बाद में फोन करने को कहा। मैंने उसके बाद उनसे संपर्क साधा लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। नीना पिल्लई ने मीडिया को कहा था कि वे जानती हैं उनके पति के खिलाफ किसने षड्यंत्र रचा, लेकिन जब जस्टिस लीला सेठ आयोग ने उनको अपने सामने प्रमाण देने के लिए बुलाया तो नीना पिल्लई गायब हो गई।
इसके चलते आयोग केवल तिहाड़ जेल की कुव्यवस्थाओं की जांच करने तक सीमित रह गया और उसने कॉन्स्पिरेसी एंगल, जिसका इशारा राजन पिल्लई के मित्र कर रहे थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कर रहे थे, उस पर कुछ नहीं कर पाया। पिल्लई की मौत का मामला संसद में भी गूंजा। संसद में एक से बढ़कर एक विद्वान सांसदों ने इस मामले को उठाया। 1998 21 जुलाई को सांसदों ने लोकसभा में बहुत बहस की इस मामले में। केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कॉन्स्पिरेसी एंगल को सामने लाने के लिए एक सेपरेट कमीशन बनाया जाए। कांग्रेस सांसद पीजे कुरियन ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। उन्होंने जानना चाहा कि क्या न्यायपालिका इस देश में तय करेगी कि कौन बीमार है या नहीं, क्योंकि जज मेहता ने स्वयं तय कर लिया था कि पिल्लई बीमार नहीं है बल्कि बीमारी का बहाना कर रहे हैं। सीबीआई की भूमिका पर भी कई नेगेटिव बातें कही गई। कांग्रेस के पीसी चाको ने तो इसे स्पष्ट तौर पर कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहकर पुकारा, एक नृशंस हत्या कहकर पुकारा। आडवाणी जी गृह मंत्री थे, उन्होंने कई बार भी बहस के दौरान कॉन्स्पिरेसी एंगल की जांच का मुद्दा केवल जेल रिफॉर्म्स की बात कहकर टाल दिया। क्यों टाल दिया, स्पष्ट नहीं। केरल की विधानसभा ने तो एक मत से इसे जुडिशियल मर्डर कह डाला था। केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ए.के. एंटोनी ने और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, जो 1995 में प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव ने इस पर कोई रुचि नहीं दिखाई थी। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई थी तो लोगों को उम्मीद हुई कि अब इसका रहस्य खुलेगा, लेकिन आडवाणी जी ने गृह मंत्री रहते हुए इस मामले में कुछ भी प्रगति करने की इच्छा नहीं दिखाई। प्रश्न उठता है कि तिहाड़ के डॉक्टरों ने क्यों करके इतने बड़े उद्योगपति का सही ट्रीटमेंट नहीं किया। 4 जुलाई को उनकी जेल में एंट्री के दौरान ही मेडिकल चेक क्यों नहीं कराया गया, 5 जुलाई को क्यों नहीं कराया गया, 6 जुलाई को क्यों नहीं कराया गया। जज मेहता ने जो चिट्ठी, गोपनीय चिट्ठी जेलर को लिखी थी, वो गायब हो गई, तो उसकी क्यों नहीं जांच हुई, और यदि जांच हुई तो कौन दंडित हुआ। जज मेहता ने 6 जुलाई को बगैर कोई मेडिकल रिपोर्ट तिहाड़ से मिले या कैसे तय कर लिया कि पिल्लई गंभीर रूप से बीमार नहीं है। पिल्लई को डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाने वाले तिहाड़ जेल के डॉक्टर ने दीनदयाल उपाध्याय के डॉक्टर्स को यह बात क्यों नहीं बताई कि ये पेशेंट लीवर सिरोसिस का मरीज है। लीला सेठ कमीशन के सामने नीना पिल्लई ने उन नामों को क्यों नहीं उजागर किया कि आज जिन पर उन्हें अपने पति की हत्या कराने का शक था। नीना पिल्लई ने जब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली प्रेम कुमार की अदालत में सीबीआई जांच की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, केस दायर किया था, तो आप जानते हैं उन्होंने किसके नाम लिए थे षड्यंत्रकारियों के रूप में? ब्रिटानिया समूह के चेयरमैन और राजन पिल्लई के पूर्व मित्र मुसली वाडिया के, और साथ में उन्होंने नाम लिया था नरसिम्हा राव के खास मित्र तांत्रिक चंद्रा स्वामी का। लेकिन जब लीला सेठ आयोग ने उनको बुलाया, नीना पिल्लई गायब। क्यों हो गई? कोई कंप्रोमाइज किया गया? क्या कंप्रोमाइज किया गया? अपने पति के हत्यारों के साथ उनकी कोई बातचीत हुई? कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लीला सेठ आयोग के उसमें भी एक बड़ी विचित्र बात है। तिहाड़ जेल के 3 कैदियों को गवाही के लिए आयोग के सामने बुलाया गया था। इन 3 कैदियों ने कहा कि जेल सुपरिंटेंडेंट के कक्ष में उन्होंने पिल्लई को पिटते देखा। हत्या के आरोप में सजा काट रहे राजेंद्र कुमार और उनके साथ 2 अंडर ट्रायल कैदियों प्रदीप और रमा कोटी ने आयोग को कहा कि उन्होंने जेल सुपरिंटेंडेंट ए.के. सिंगला के कमरे में 2 जेल ऑफिसर महावीर सिंह और बच्ची मांझी को राजन पिल्लई को कस के पकड़े हुए देखा और सिंगला को बेरहमी से पिल्लई को मारते हुए देखा और पिल्लई के मुंह से खून निकलते हुए देखा। लेकिन इनकी गवाही को विश्वास योग्य नहीं माना गया। जस्टिस लीला सेठ की रिपोर्ट के बाद केवल एक फायदा हुआ, सरकारें जागी, जेल व्यवस्था में बड़े सुधार किए गए, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाई गई, एम्बुलेंसेज उपलब्ध कराई गई। लेकिन देश के इतने बड़े उद्योगपति जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया, उसकी हत्या का राज कहीं गहरे दफन हो गया। ये भारत के अनसुलझे अपराधों में एक ऐसा अपराध है जिसका रहस्य शायद ही कभी सामने आ पाए।